साल 1802 एक अमीर बिजनेसमैन अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है क्योंकि लोग उसे कहते हैं कि इस बिजनेसमैन ने गलत तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाया है। तो कोई कहता है कि ये तो शैतान है। तो आखिर ये बिजनेसमैन था कौन जिसकी इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी? तो ये थे जॉन डी रॉकफेलर, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हाँ, इनके फादर उन्हें ये सिखाते थे कि बेटा, अगर आप चीट नहीं करोगे लाइफ में तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 बुक का रेफरेंस लिया है। पहली बुक है द टाइटन बाय रॉन चेरनॉफ और दूसरी बुक है द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल बाय आइडा टार्बेल, जिनकी बात हम बाद में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक शाम क्या हुआ कि जॉन अपने सोफे पे खेल रहे होते हैं घर में। तो उनके फादर पास में आते हैं और बोलते हैं कि जॉन, आजा, मैं तुझे कैच करता हूँ। तो जॉन सोचते हैं कि मैं डाइव मारूंगा और मेरे फादर मुझे पकड़ लेंगे, और जॉन करते भी ऐसे ही है। वो क्या करते हैं कि जंप मारते हैं अपने फादर के ऊपर और उनके फादर साइड हट जाते हैं और जॉन ज़मीन पे ज़ोर से गिरते हैं। तो जॉन जब ज़मीन पे गिर जाते हैं और उनके फादर की तरफ देखते हैं तो उनके फादर ये बोलते हैं कि जॉन, कभी भी भरोसा मत करना, किसी पे भी भरोसा मत करना, इवन मुझ पे भी नहीं। और इसी तरह से जॉन को ये एहसास हो जाता है 8 साल की उम्र में कि मेरे फादर से कोई काम बनने नहीं वाला। क्योंकि इनके फादर क्या करते थे कि इनके फादर जो है फेक मेडिसिन बेचा करते, जैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती थी उनको एज अ सॉल्यूशन बेचते थे। तो जॉन जब भी स्कूल जाते उन्हें कहते कि ये तो डेविल बिल का बेटा जा रहा है। तो इस वजह से जॉन को लगने लगा कि मेरे फादर स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सब काम करने के चक्कर में इनके फादर जो है कभी 2 महीने में घर आते, कभी 6 महीने में घर आते और कभी कभी तो साल भर ही गायब रहते। तो जॉन को लगने लगा कि मुझे 8 साल की उम्र में ही काम करना पड़ेगा। तो जॉन क्या करते हैं कि जब भी स्कूल से घर आते तो टर्कीज बेचा करते थे, और टर्कीज बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वे क्या करते अपने नेबर्स या फिर आस पड़ोस में लोन दे दिया करते, ताकि वहाँ से कुछ इंटरेस्ट बनाया जा सके। और बाई चांस कोई लोन नहीं भी लेता तो उसकी वे कैंडीज़ खरीद के अपने क्लासमेट में बेच दिया करते थे। तो ऐसे करके उन्होंने 16 साल तक अपने घर को संभाला। लेकिन 16 साल की उम्र में ये एहसास हो गया कि इससे तो घर नहीं चलने वाला, मुझे अच्छी जॉब करनी पड़ेगी। और उन्होंने क्या किया कि रिचफोर्ड में जहाँ वे पैदा हुए थे वहाँ से छोड़ के वे क्लीवलैंड में आ गए, जहाँ पे करीब वे 1 महीने तक जॉब ढूंढते रहे। और फाइनली एक कंपनी जिसका नाम था ह्यूलेट एंड टटल, उन्होंने इनको एज अ बुक कीपर रख लिया। तो जॉन ने एज अ बुक कीपर ज्वाइन होने के बाद काफ़ी डेडिकेशन के साथ काम किया, काफ़ी फोकस थे, जल्दी ऑफिस आते और लेट घर जाते, बैलेंस शीट देखा करते थे, काफ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी नॉलेज रखते थे। उनको ये लगता था कि अगर एक भी सेंट कहीं जा रहा है, कहीं वेस्ट हो रहा है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, और एक एक पेनी का हिसाब रखते थे। और इसी चक्कर में जब वे 20 साल के हुए तब उन्होंने अपनी पहली ट्रेडिंग कंपनी खोली और ट्रेडिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि सिर्फ 4 साल के अंदर उन्होंने $4000 जमा कर लिए। और उस टाइम पे क्या हुआ कि 1860 में पेंसिल्वेनिया में ऑयल डिस्कवर हुआ था। तो इसी चीज़ को देखते हुए जॉन ने अपना ऑब्जर्वेशन लगाया और ये सोचा कि ऑयल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी का और कोई सोर्स था नहीं। और जॉन ने करीब 1 साल तक ऑब्जर्व किया कि आखिर कैसे ये बिज़नेस चलता है। एंड उस टाइम पे क्लीवलैंड में जितने भी लोग थे सारे लोग ऑयल डिगिंग के बिज़नेस में आ गए, जिसको देखे वो क्रूड ऑयल निकाल रहा है। और क्रूड ऑयल एक ऐसा बिज़नेस था जहाँ पे सक्सेस के चांसेस आपके लक पे डिपेंड थे। और जॉन काफ़ी ज़्यादा नंबर पे बिलीव करते थे कि जहाँ पे मुझे स्पेसिफिक पता होगा मैं वहीं काम करूँगा और जगह काम नहीं करूँगा। इसीलिए जॉन ने काफ़ी रिसर्च की और उन्हें ये पता लगा कि रिफाइनिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे पैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर आप निकालोगे ज़मीन से तो उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनने के लिए रिफाइनरी की ज़रूरत होती है। और जॉन ने यहीं पे क्लार्क एंड ब्रदर्स के साथ पार्टनरशिप करके $4000 जो उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस से कमाए थे, उन्होंने ये सारे पैसे डालकर एक अच्छी खासी रिफाइनरी इस्टेब्लिश की, जिसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी थी 10 बैरल पर डे। रिफाइनरी डालने के बाद जॉन को ये रियलाइज़ हुआ कि बाकी जो रिफाइनर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर रहे थे, लेकिन जॉन की रिफाइनरी वहीं के वहीं थी। तो उन्होंने अपने पार्टनर्स के सामने एक एक्सपेंशन प्लान रखा कि ऐसे ऐसे करके हम रिफाइनरी को एक्सपांड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो उनके पार्टनर थे वो बिलीव नहीं करते थे एक्सपेंशन में, और इसी वजह से 27 साल की उम्र में जॉन ने सारे शेयर्स थे वो अपने पास ले लिए। मतलब उनके पार्टनर को मार्केट रेट में जितना भी पैसे मिल रहे थे उस शेयर्स के, वो सारे जॉन ने खरीद लिए और बन गए 100% ओनर। और इस कंपनी को नाम दिया उन्होंने द स्टैंडर्ड ऑयल। अब जॉन के पास यहाँ पे कंप्लीट ओनरशिप थी अपनी रिफाइनरी की, और करीब 2 साल तक उन्होंने अपनी रिफाइनरी पे इतना ज़्यादा काम किया कि वे 30 बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल रिफाइन करने लगी। और अब जॉन हो चुके थे 29 ईयर्स के। तो उनको पता लगा कि एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, जिनकी एक रेलरोड कंपनी थी जिसका नाम था द न्यूयॉर्क सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे वेंडरबिल्ट की जो ट्रेन थी वो काफ़ी खाली जा रही थी। मतलब यहाँ पे उनके ट्रेन को किसी कमोडिटी की ज़रूरत थी जिससे कि वो प्रॉफिटेबल चल सके। तो यहाँ पे वेंडरबिल्ट और जॉन एक मीटिंग फिक्स करते हैं, जिसमें कि वेंडरबिल्ट ये शर्त रखते हैं कि अगर आप अपनी रिफाइनरी को 60 बैरल पर डे के हिसाब से बनाते हो
तब मैं जाके आपको एक अच्छा डील ऑफ़र करूँगा और करीब 50% का डिस्काउंट दूंगा, और जितने भी कॉम्पिटिटर्स आपके हैं, मतलब जॉन के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यहाँ पे जॉन एग्री हो जाते हैं। और अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे जो रॉकफेलर की रिफाइनिंग कैपेसिटी थी वो 30 बैरल पर डे के हिसाब से थी, लेकिन वो ओवर प्रॉमिस करके आ गए थे। वो वेंडरबिल्ट को बोलते हैं कि ठीक है, मैं 60 बैरल पर डे के हिसाब से आपके ट्रेन को शिप करूँगा। उसके बाद जॉन यहाँ पे सारे इन्वेस्टर को कन्विंस कर देते हैं कि मेरे पास 60 बैरल पर डे के हिसाब से ऑर्डर्स है, तो आप मुझे पैसे दो, मैं इस रिफाइनरी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करूँगा और जो भी प्रॉफिट्स होगा वो आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सारी रिफाइनर्स मान जाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर पैसे दे देते हैं। उसके बाद जॉन सक्सेसफुली अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और 60 बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल शिपमेंट होने लगता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है टॉम स्कॉट की। टॉम स्कॉट कौन थे? वेंडरबिल्ट के ही कॉम्पिटिटर थे, जिनको ये पता था कि वेंडरबिल्ट रॉकफेलर को डिस्काउंट दे रहा है। तो टॉम स्कॉट क्या करते हैं कि वेंडरबिल्ट से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं रॉकफेलर को। तो अब रॉकफेलर क्या करते हैं कि जितना भी ऑयल वेंडरबिल्ट के थ्रू जा रहा था वे उठा के टॉम स्कॉट को दे देते हैं। और यहाँ पे वेंडरबिल्ट को ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे नुकसान तो हम रेलरोड्स कंपनी का हो रहा है, इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जॉन डी रॉकफेलर को हो रहा है। तो वेंडरबिल्ट क्या करते हैं कि टॉम स्कॉट के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं, और मीटिंग में डिसाइड होता है कि टॉम स्कॉट और वेंडरबिल्ट ये दोनों मिल के रॉकफेलर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देख, ये स्टैंडर्ड रेट है, अगर तुझे ऑयल देना है तो दे, नहीं तो मत दे। अब यहाँ पे जॉन सोचते हैं कि मेरी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है रेलरोड्स कंपनी पे। तो एक शाम वे क्या करते हैं कि अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी में जाते हैं। वे देखते हैं कि अगर ऑयल एक जगह से दूसरी जगह पाइप के थ्रू सप्लाई होता है तो मैं क्यों नहीं बड़े बड़े पाइपलाइन बिछा सकता हूँ। और वो ऐसा ही करते हैं। वे क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके बड़े बड़े पाइपलाइन जो है वो डाल देते हैं। जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहाँ के लिए वो पाइपलाइन डाल देते हैं और कंप्लीट डिपेंडेंसी ख़त्म कर देते हैं रेलरोड्स कंपनी पे। इसी टाइम यहाँ पे कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट की मौत हो जाती है और टॉम स्कॉट कैसे न कैसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन जॉन सोचते हैं कि मुझे और बड़ा बनना है, मेरे पास अच्छी रिफाइनरी है, मेरे पास पाइपलाइन है। लेकिन जो क्लीवलैंड में और भी कॉम्पिटिटर्स थे वो जॉन से काफ़ी कम्पीट कर रहे थे। कभी उन्हें डिस्काउंट देना पड़ता तो कभी रिबेट देना पड़ता। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण जॉन क्या करते हैं, यहाँ पे क्लीवलैंड मैसेकर करते हैं। यहाँ पे वे क्या करते हैं कि जितनी भी रिफाइनरीज थी उनको एक लेटर भेजते हैं। मतलब वहाँ पे टोटल 26 रिफाइनरीज थी, तो सबको एक लेटर जाता है कि या तो आप सरेंडर कर दो अपनी रिफाइनरी और मेरी कंपनी में टॉप लेवल पे काम करो, या फिर बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे जो 26 रिफाइनरीज थी उनमें से 22 रिफाइनर्स ने सरेंडर कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, आप हमारी रिफाइनरीज ले लो। लेकिन यहाँ पे जो 4 रिफाइनर थे वो अभी भी बचे हुए थे। जॉन ने क्या किया कि वो एरिया में ऑयल के प्राइसेस कम कर दिए, जिससे कि उनकी रिफाइनरी चल रही थी वो भी बंद हो गई। और इसी चक्कर में चारों के चारों रिफाइनर ने सुसाइड कर दिया। अब यहाँ पे जॉन के डाउनफॉल की शुरुआत होती है, क्योंकि ये जो 4 रिफाइनर सुसाइड किए थे इनमें से एक की बेटी थी आइडा टारवेल, जिसने ये खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इस बिजनेसमैन के सारे कारनामे पब्लिक में एक्सपोज करूंगी। और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, पब्लिक में हाहाकार मच गया। लोग इसके बारे में अलग अलग बातें करने लगे। कोई कहता है कि ये तो सैटन का रूप है, कोई कहता था कि इसने जो तरीके अपनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, और लोग इसके अगेंस्ट हो गए। और जॉन क्या करते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ एक कार्टेल बनाते हैं, जिसमें कि शामिल थे जेपी मॉर्गन, एंड्रू कार्नेगी और बड़े बड़े बिजनेसमैन। और ये सारे बिजनेसमैन खड़ा करते हैं एक पपेट प्रेसिडेंट जिसका नाम था विलियम मैकिनली। अब विलियम मैकिनली जैसे ही पावर में आते हैं वो कुछ साल तक काम करते हैं और पब्लिक को ये रियलाइज़ होता है कि ये जो प्रेसिडेंट है ये कुछ खास स्टेप्स ले नहीं रहा है, और जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे इन बिजनेसमैन को ही जा रहे हैं। तो एक शाम क्या होता है कि विलियम मैकिनली के ऑफिस के बाहर पब्लिक जमा होती है और इनका मर्डर कर दिया जाता है। और यही चीज़ देख रहे होते थियोडोर रूजवेल्ट, जो कि अपने इलेक्शन कैंपेन में यही मुद्दा उठाते हैं कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को ख़त्म कर दूंगा। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही रूजवेल्ट पावर में आते वो एक एक्ट लाते हैं जिसका नाम था द एंटी शर्मन एक्ट। तो इस एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी एक कंपनी किसी इंडस्ट्री पे राज कर रही है, मतलब मोनोपोली बना के बैठी है, तो उस कंपनी को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। 70 साल की उम्र में जॉन की कंपनी द स्टैंडर्ड ऑयल, इनको तोड़ा जाता है अलग अलग कंपनी में, जिसमें कि आप कुछ कंपनीज का नाम भी जानते होंगे, जैसे एक्सोन मोबिल, शेवरॉन, अमाको, कोनोको जैसी बड़ी बड़ी कंपनी। जॉन इस टाइम तक काफ़ी पैसे कमा चुके थे और उन्हें चाहिए था रिटायरमेंट। तो 70 साल की उम्र में वे रिटायरमेंट लेते हैं और काफ़ी चिल लाइफ जीते। कभी गोल्फ खेल रहे हैं, कभी अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कभी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में उन्हें ये सब मिला नहीं था और 8 साल की उम्र से वे काम कर रहे थे। और कुछ टाइम बाद इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और 95 की उम्र में जॉन अपनी आखिरी सांस लेते हैं और यहाँ पे जॉन डी रॉकफेलर की डेथ हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रॉकफेलर को आप कैसे देखते हो, एक इंस्पिरेशनल बिजनेसमैन या फिर एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी ग्रीड कभी ख़त्म ही नहीं हुई।